मॉर्निंग रेस्टोरेंट। आई एम सोनिया एंड वेलकम इन मैथ्स विद सोनिया। क्लास 10th के लिए मैथ्स की क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो चैनल को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी जितने भी चैप्टर तक मैंने पढ़ा दिए हैं सबकी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। आप वहां पर जाकर जरूर वॉच आउट करें, आपको बहुत मजा आएगा। सो शुरू करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बेटा देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे मिलते जुलते आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स है जिनको जानना आपको बहुत जरूरी है। सो पहले बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। तो देखो कोई भी एक्यूट एंगल यानी कि 90 से छोटे एंगल जो बनते हैं वो कुछ आपके इस तरह के होते हैं। ठीक है। यही इमेजिनेशन आपको अपने माइंड में रखनी है। अब देखो मैं आपके सामने खड़ी हूं। अब मैं आपको देखने के लिए बिल्कुल सीधा देख रही हूँ। ठीक है। अगर मैं यही कैमरा ऊपर फोकस कर देती हूँ तो मुझे आपको देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे सर को ऊपर ऐसे करना पड़ेगा, नजर को ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो लाइनें फॉर्म होंगी एंगल बनने के लिए। दो ही तो होती हैं। एक तो बिल्कुल मेरी आंखों से बिल्कुल सीधी जाएगी और एक जहां से मैं तुम्हें देख रही हूँ नजर ऊपर है, एक ऐसे क्रॉस लाइन जाएगी। ठीक है। और जहां दोनों लाइनें ये मीट होती हैं, वर्टिसेस बनती है, वहां पे आपका एंगल बनता है। वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है। फिर बोर्ड पे भी समझा रही हूँ, बस ये ध्यान रखो। या कोई चिड़िया स्काई में उड़ रही है तो आप नीचे चल रहे हो फ्लोर पर या जमीन पर, तो आपको देखने के लिए नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम इस तरह का कंडीशन होती है तो वहां पर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। तो इसमें आपको पता है दो लाइनें, यहाँ ये एक लाइन ऐसी जाएगी। यहाँ पे सपोज दैट हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये कोई आइस देख रही है सपोज कर लो। ठीक है। यहां से देखा जा रहा है। ठीक है। यहां से आइस की बिल्कुल जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे ताकि वीक से वीक स्टूडेंट को भी समझ में आ सके। ठीक है। और ये जो क्रॉस लाइन है ये होती है आपकी, क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। ये दो चीजें मिलकर बनाती हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये यहां पर एंगल जो बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। इतने समझ में आ गया। अब यही चीज मैं समझाऊंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन में, लेकिन इसके अपोजिट होती है। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज और समझो। जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना आपका, बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर जिसको देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, सपोज दैट ये चिड़िया को देख रहा है, तो इस चिड़िया को देखने के लिए जो एंगल बना वो उसके पैरों से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इसके पैरों से। ऐसे यहाँ इसके पैर, सपोज दैट यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये इसके पैर है, तो ऐसे पैरों से बन रहा है। ये जो क्रॉस लाइन आ रही है पैरों तक जा रही है, नहीं, ये आइस तक जाती है क्योंकि आइस से ही वो देख रहा है। तो एंगल जो फॉर्म होगा वो आइस से होगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आइस से जो सीधी लाइन निकलती है ये आपकी इक्विवेलेंट होती है, यानी कि पैरेलल होती है ऐसे ग्राउंड लेवल के। ठीक है। यानी कि ग्राउंड लेवल बोले क्वेश्चन में, क्या पूछे क्वेश्चन में? ग्राउंड से रिलेटेड आ जाए कि भाई ग्राउंड से फॉर्म हो रहा है एंगल, या ऑब्जर्वर आ जाए या आइस आ जाए, तीनों एक ही चीज है। ठीक है। वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो आइस से हमारी लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल लेवल की, ये इसके इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं कि ग्राउंड का लेवल और आइस का लेवल एक। ठीक है। सो अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? ये अपोजिट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन का। यहाँ पर हम एलिवेशन में नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और डिप्रेशन में ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। सपोज दैट अब यही कैमरा मैं ऊपर ना फिट करके नीचे फिट कर दो फ्लोर पे, तो मुझे आपको देखने के लिए नीचे ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है। नजर नीचे झुकानी पड़ेगी। जब नजर नीचे झुकेंगी तो एक लाइन तो हॉरिजॉन्टल लेवल तो बिल्कुल सीधा ही रहेगा, जो एक लाइन सीधी जाती है वो तो बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे। अब ये क्रॉस लाइन जो वो नीचे की तरफ जा रही है ऐसे। ठीक है। जो अब ये दोनों लाइनें जहां पर ऐसे मीट होंगी वहां पर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, सपोज दैट आप अपनी बालकनी में खड़े हैं
और बालकनी से खड़े होकर नीचे किसी को देख रहे हैं, सपोज दैट कोई जा रहा है या कोई आपको कोई चीज दिख रही है नीचे पड़ी हुई, तो आप जब उसको देख रहे हो तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो नीचे से जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एक तो क्रॉस लाइन गई उस चीज पर जिसको आप देख रहे हो, और एक बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी आपके हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो जो दोनों चीजें जब आपस में ज्वाइंट होती हैं, जिस पॉइंट पे वर्टिसेस बनती है, वहां पर आपका एंगल ऑफ डेरिवेशन बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां कोई टावर है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, यहां से ये आइज बना दी मैंने, ये देख रहा है। अब एक तो ये लेवल जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल बिल्कुल सीधा, ठीक है, ऐसे। अब एक क्रॉस लाइन भी तो आएगी, जो चीज यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को देख रहा है ऑब्जर्वर यहां से, तो इस बॉल पे आएगी एक क्रॉस लाइन, ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल ही मिलकर जहां ये वर्टिसेस होती है, यहीं पर ही इनका होता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां नहीं बनेगा, ये तो टावर है, कोई भी टावर बिल्डिंग है, यहां मत बना देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एंगल जो फॉर्म होगा वो आपका इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब इसी चीज को आगे समझने के लिए आपको एक चीज दो तीन चीजें और समझनी पड़ेगी, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। एक तो जो एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन होगा, वो 30 डिग्री का हो सकता है, 45 का हो सकता है, या 60 डिग्री का हो सकता है। इन तीनों के अलावा कोई और आपको एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है, फॉर्म करने के लिए। दूसरा, इनकी वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। जो आपके टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। साइन 30 वैसे भी होती है बच्चों को, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की क्या होती है, tan 60 की क्या होती है, ये बहुत अच्छे से आपको लर्न होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो बच्चों को लर्न हो ही जाते हैं, कुछ और हो चाहे ना हो ट्रिग्नोमेट्री में। सो ये चीज हो गई। अब इनको करने का क्या तरीका है वो देखो। क्वेश्चन पे बाद में आती हूँ, पहले मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको, और ये ज्यादातर tan के साथ लगते हैं। किसके साथ लगेंगे, tan 30 इक्वल टू जो भी होगा, tan 30 इक्वल टू क्यों लगेगा, क्योंकि देखो अभी आप एक चीज और बतानी मुझे, क्योंकि क्यों लगेगा अभी बताती हूँ, पहले यहीं पर एक चीज समझ लो। जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहे होते हैं, तो कभी भी जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से सोल्व नहीं होता, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करना होगा, और ये फॉर्म करना बहुत आसान होता है। देखो जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया तो वहां तो दे ही रखा, मतलब कोई जरूरत है ही नहीं कुछ करने की। लेकिन जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ होता है तो उसको चेंज करना पड़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन में, यानी कि हमें नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा इस तरह से। कैसे बनेगा वो देखो, यहीं पर देखो। अब आपका डिप्रेशन एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइंट कर दूं टावर के फीट से, टावर के बॉटम से, टावर ये है, इस बॉटम से टच कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक जेड फॉर्म दिख रही है आपको इस तरह से, जेड फॉर्म दिखी ना। तो जब जेड फॉर्म दिखती है, आपको पता है कौन सा ऑल्टरनेट एंगल आपका बनता है, और ऑल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा। जब ये सपोज दैट 60 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा, ये आपको आना चाहिए। अब हम इस वाले एंगल से आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें लगते हैं। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से सोल्व किया जाता है, कोई और चीज इसमें नहीं लगती, और बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है। ज्यादातर tan के साथ में लगते हैं एंगल्स, ज्यादातर, ठीक है, cos के साथ भी लग जाते हैं। अगर आप हाइपोटेन्यूज की बात करोगे तो tan के साथ क्यों लगते हैं वो भी समझो, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आसानी हो। देखो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड की ओर के बेस होती है। यहाँ पे आपका एक टावर होगा, कभी टावर दे देगा, कभी ये बिल्डिंग दे देगा, कभी इसी को ही ट्री बोल देगा, ठीक है, कभी
आपको लाइट हाउस बोल देगा, ये इस चीज को, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ही होगा जो भी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फॉर्म होगा एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। आपको पता है 90 डिग्री से सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और जहां एंगल फॉर्म होता है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो नीचे वाली लाइन होती है बेस होता है, ठीक है। ये आपको पता है, ठीक है। अब हमें ज्यादातर tan थीटा ही क्यों मिलता है, क्योंकि कभी टावर की या बिल्डिंग की या ट्री की हाइट पूछ लेता है, कभी डिस्टेंस पूछ लेता है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो देखो ऐसे में तो हमें tan थीटा लगाना पड़ेगा ना, tan 60 जो भी यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी होता है। तो इस फॉर्म से आप सारे यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू रखो, यहाँ पे कोई एक चीज आपको देकर चलेगा क्वेश्चन में, कोई या तो ये देकर चलेगा या देकर चलेगा, ये पोल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ये वाला पॉइंट एंड दिस वन, कोई भी जब डिपेंड करता है क्वेश्चन में। कभी कभी वो थोड़ा सा, ये तो सिंपल हो गया, कभी कभी वो और जोड़ देता है, कंडीशन लगा देता है कि भाई 2 बोट हैं, एक तो बोट यहाँ पर है, एक बोट यहाँ पर दे दी उसने, यहाँ पर दे देगा कोई बोट, इसको नाम दे दो PQ, P नाम दे दो। अब यहां से भी कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक एंगल फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके 2 एंगल हो गए, सपोज दैट ये 60 का है। अब देखो, अब एक चीज और समझना, अब यहाँ पे 60 से कम तो मैं नहीं रख पाऊंगी, क्यों नहीं रख पाऊंगी बच्चे, इसका भी रीजन है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको कोई एंगल 45 का मिले या 60 का मिले, तो पहले यहाँ पे किसको रखना है और यहाँ किसको रखना है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है बेटा, देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास खड़े होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये पोल है, क्या है ये, एक पोल है, पोल है सीधा। तो जब इस पोल के आप जितना पास खड़े होंगे, आपका जो एलिवेशन एंगल, आप इस पोल को नीचे से देख रहे हो ऊपर की तरफ, सबको ये भूल जाओ, डिप्रेशन भूल जाओ कि मैं सब डिप्रेशन समझा रही थी, लो हटा दिया, ठीक है। अब ये एलिवेशन एंगल बन रहा है, नीचे से आप किसी पोल को देख रहे हो ऊपर, तो जब आप पॉइंट P से देखोगे तो ये एंगल ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज के पास खड़े होते हैं, किसी चीज को पास से देख रहे हैं, सपोज दैट इस पोल को बिल्कुल पास से देख रहे हैं, तो हमें अपनी नजर थोड़ा सा ऊपर ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसे इसके टॉप को देखेंगे, तो हम पोल के टॉप को देखेंगे तो नजर में बिल्कुल ऊपर तक ऐसे देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, समझ रहे हो, डिस्टेंस हमारा दूर होगा, हम दूर जाएंगे तो हमें थोड़ी सी नजर कम करनी पड़ती है, मतलब एकदम ऊपर ऐसे नहीं देखना पड़ता, थोड़ा सा मुंडी को नीचे कर लेते हैं, नजर नीचे कर लेते हैं, इजिली दिख जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप पोल को पास से देख रहे हो तो एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा, पता है, वो जो क्रॉस लाइन है वो बढ़ जाएगी ना, जो क्रॉस, एक तो सीधी लाइन है ही जो जब जा रही है हॉरिजॉन्टल लेवल, तो वही रहेगा सेम, लेकिन जो आपका लाइन ऑफ साइट है वो बढ़ जाती है जब हम पास से देखते हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, ये कम होती चली जाएगी, आप इमेजिन कर सकते हो दूर और पास खड़े होके, ठीक है। तो जब ये कम होती चली जाएगी तो इसका मतलब एंगल भी कम हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 45 डिग्री, अगर मैं 45 डिग्री और 60 की बात करूं, तो 60 डिग्री एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा और 45 एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास जो एंगल होगा वो बड़ा बनेगा और जो थोड़ा सा दूर होगा वो थोड़ा सा कम बनेगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट कैसी होती चली जाती है, कम होती चली जाएगी। देखो पास हो गए तो ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाओगे तो यही लाइन ऑफ साइट तुम्हारी थोड़ी सी नीचे होती चली जाती है, ठीक है, तो एंगल कम होता चला जाता है। ये बात समझ में आई होप आ गई होगी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने आपको tan ये भी बता दी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट होंगे, ज्यादातर tan थीटा का यूज होगा, जो भी एंगल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, और ये भी बता दिया हॉरिजॉन्टल, ये भी बता, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये कौन सा एंगल कहाँ रखना है ये भी बता दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब इन्हीं क्वेश्चन में पोल ना देके इस पे एक फ्लैग लगा देगा, ये चीज भी यहीं पे समझाते थी मैं तुम्हें थोड़ा सा, क्या लगा देगा, ये चलो मैं अलग से बनाती हूँ, बहुत सा होता है। चलिए क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बस एक चीज और समझो, क्वेश्चन देने का तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन देने का तरीका ये हो सकता है बेटा
एक ये पोल ना देके कभी क्या दे देगा, ट्री दे देगा, लाइट हाउस दे देगा, या फिर कोई भी टावर दे देगा। ठीक है, अब इस टावर से कोई पी, यहाँ पे कोई पी है तो इसको देख रहा है, टॉप ऑफ द बॉटम को देख रहा है इस लेवल से। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल होगा या ग्राउंड लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड लेवल एक ही चीज है, आंख से देखो या वहां पे लिखा हो कि कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो भी वो आई से ही बनेगा, ग्राउंड पे लिखा हो तो भी वो सेम ही होती है चीजें। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना रखना। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या कह देगा, एक फ्लैग लगा हुआ है। अब पूछ लेगा कोई क्यू पॉइंट, इसको फ्लैग को देख रहा है, ये क्यू पॉइंट है, इस फ्लैग को देख रहा है, ये लो। ठीक है, अब यहां पर पूछ लेगा इस फ्लैग की डिस्टेंस बताओ, ये वाली, इसको ए बी ऐसे, तो ये डिस्टेंस पूछ लेगा। यहाँ पे सपोज दैट 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए वही tan थीटा लगेगा, क्योंकि ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस हो जाएगा, तो इजीली आप बेस निकाल लोगे। ठीक है, जब आप इसको ये देके चलेगा 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट ये बिल्डिंग की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो बस इसके आप बेस निकालोगे, इसकी हेल्प से बेस निकल जाएगा आपका। ठीक है, और जब बेस निकल जाएगा तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, क्योंकि हमें तो ऐड नहीं करना, हमें तो क्या निकालना है, इस बस डिस्टेंस निकालनी है इसकी। ठीक है, तो इस पूरे की हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप फ्लैग की हाइट निकाल पाओगे। आपको तो बस इतनी पता है, जब पूरे की हाइट पता होगी आपको यहाँ से यहाँ तक की, तो उस पूरी हाइट में से इस वाली हाइट को लेस कर देंगे तो आपकी इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए, या फिर आप एक तरीका ये भी है, पर इसमें उसकी ही पूछा है फ्लैग की, अगर पूरे की पूछेगा तो प्लस कर देंगे, पूरे यहाँ से और टॉप तक की पूछेगा तो प्लस कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता। कभी ये बोर्ड को टाइम भी पूछ लेता है, अभी टाइम वाला क्वेश्चन मैंने ले रखा है। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझ आऊंगी तब और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन इज बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। क्या है ये, 100 मीटर हाई टेक्स 2 मिनट। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हो वैसे वैसे ही आप ड्रॉ करते जाए करो इसका डायग्राम, ताकि क्वेश्चन तो इनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, अ मैन इज बोट ड्रॉइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। एक क्या दे दिया, लाइट हाउस दे दिया आपको, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, एक ये लाइट हाउस है। ठीक है, तो इसकी हाइट है 100 मीटर, 100 मीटर है लाइट हाउस की हाइट। टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मेन चीजों को अंडरलाइन करते हुए चला करो, ये दिया होगा एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60 डिग्री टू 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड। देखो स्पीड बतानी है। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक 60 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है वो 2 मिनट के बाद चेंज हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लाइट हाउस है, यहाँ से कोई एंगल, यहाँ पे मान लो आप कि आपको एंगल, ये ए बी क्या है, ए बी एक आपका लाइट हाउस है, यहाँ पर एंगल आपका दिया हुआ है सी, तो सी के बाद आपका सी से, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है तो सी से आपको क्या हो रहा है, एक एलिवेशन एंगल ड्रॉ हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इसको देख रहा है ना, लाइट हाउस को नीचे से ऊपर की तरफ, एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, तो टॉप ऑफ द देख रहा है टॉप ऑफ द लाइट हाउस को। ठीक है, सो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब जब 60 डिग्री फॉर्म हुआ है तो नेक्स्ट वाला एंगल जो चेंज हो गया 2 मिनट बाद चेंज हो गया है, कि यहाँ से यहाँ तक आया 60 डिग्री एंगल हुआ, फिर 2 मिनट बाद ये जो रो बोट हो रही है, मतलब बोट चल रहा है, ये यहाँ पर पहुंचने में इसने एंगल फॉर्म कर लिया 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से जब देख रहा है 2 मिनट बाद, ये डी एफ पॉइंट है आपका, तो यहां से यहां तक का हो गया आपका क्या 30 डिग्री। अभी बताया जो पास वाला होगा ऑब्जेक्ट के वो बड़ा बनेगा, जो दूर होगा वो थोड़ा सा मतलब छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो 60 30 डिग्री और 40 60 डिग्री, एक 60 हो गई, हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब आपने जब आपका ड्राइंग यानी कि डायग्राम बन जाता है, समझो आपका 60
परसेंट काम तो हो ही जाता है। बस अब छोटी सी कैलकुलेशन बनी है, कुछ नहीं बचा। देखो समझो, हमें स्पीड बतानी है। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख भी दिया करो कि भाई ए बी इज अ पोल विच लेंथ इज 100 मीटर, है ना। एंगल ए सी बी इज एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू, इस तरह से थोड़ी सी 2-4 लाइन लिख दिया करो। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें अपना टाइम भी सेव करना है, तो मैं सीधा बता रही हूँ। तो आपको क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, ठीक है। अब ये बोट चल रही है, बोट रोइंग हो रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री है। जैसे वो 30 डिग्री पे आया तो 2 मिनट बाद चेंज होके एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होगा। तो आपको ये बताना है कि स्पीड क्या है इन 2 पॉइंट डी से सी तक जाने में, उसे कितनी स्पीड हुई। मतलब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आपको टाइम तो पता है कि यहां से यहां तक जाने में से 2 मिनट लगे, दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस आपको नहीं पता, तो आपको डीसी की डिस्टेंस निकालनी होगी, तभी तो आप स्पीड निकाल पाएंगे। बहुत आसान है। देखो अब इन द एंगल ट्राइन, अगर मैं इसकी बात करूं डीसी कैसे निकलेगा, पहले तो ये सोचो डीसी निकलेगा कैसे। तो डीसी निकालने के लिए आपको डीबी पता होना चाहिए, ये पूरी बेस पता होना चाहिए, पूरी लाइन पता होना चाहिए डीबी, और आपको ये सीबी भी पता होना चाहिए। तभी तो आप डीबी में से सीबी को लेस कर दोगे तो आपको डीसी मिलेगा। समझ रहे हो, यानी कि पूरी लेंथ पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए, फिर पूरी लेंथ में से इसको लेस कर दोगे तो डीसी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले इसकी लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि सीबी की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कर लेते हैं। इन ट्राइंगल, थोड़ा सा 2-4 लाइन पॉइंट इसके बारे में, जो स्ट्रक्चर बनाया तुमने इसके बारे में लिख भी देना, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बी, क्योंकि सी तो बीच में है ना, तो सी बीच में लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए सी बी क्या लगाओ, 10 60, क्योंकि ये एंगल की बात हो रही है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P है आपका ए बी अपॉन सी बी, ठीक है, या बी सी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ये देकर चला है ए बी की वैल्यू 100, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3 होती है, इक्वल टू ए बी की वैल्यू 100 है अपॉन सी बी, तो सी बी निकल के आ गया आपका, सी बी इक्वल टू आ गया 100 अपॉन, नीचे आ जाएगा √3, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू पता चल गई। अब आपको डी बी की, यानी कि इस पूरे एंगल में देखो, एंगल ए डी बी पे, इस पूरे एंगल में देखो, बीच वाला भूल जाओ, ये बीच वाला भूल जाओ, ये लो मैं इसको हटा ही देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ना हमें, तो ये मैंने हटा दिया आपको समझाने के लिए, आपको नहीं हटाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। एंगल ए डी बी में देखो, तो इन एंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, पूरे की बात कर रहे हैं डी एंगल की, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, वही परपेंडिकुलर है ये ए बी, अब मैं सीधा लिख लू डी सी बी डी, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, और ए बी है आपका 100 अपॉन बी डी। अब इस बी डी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी आ गया आपका, ये √3 यहाँ हो जाएगा 100 के पास, तो 100√3 आ जाएगा बी डी, ठीक है। तो आपको एक बड़ी पूरी लेंथ भी मिल गई और ये सीबी भी मिल गया। पूरी लेंथ में सीबी को लेस कर दोगे आपका डीसी निकल के आ जाएगा। अब मैं ऊपर बता रही हूँ, अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी सी स्पीड कम है क्योंकि मैं समझाने में थोड़ा में टाइम लग रहा है। जैसे अभी इस क्वेश्चन के बाद स्पीड बढ़ जाएगी अपने माप, क्योंकि मैं ज्यादा फटाफट समझा दूंगी फिर तो, ठीक है। एक चीज आपको पास समझ में आ जाए फिर तो आ जाता है। चलिए, तो डीबी आ गया, ओ मैं तो पूरा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं, इस तरह का था ये ए बी सी डी। चलिए, तो अब आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो डीसी निकालने के लिए क्या चाहिए, करना है आपको, डीसी इक्वल टू, इसको भी रेस कर दूंगी अभी मैं, डीसी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी डी माइनस सी बी, ठीक है ये। तो डीसी इक्वल टू बी डी कितना है आपका 100√3 माइनस सी बी क्या है 100 अपॉन √3। तो देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, तुम्हें आनी ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम ले लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 100 × 3 आएगा। अब √3 एलसीएम है आपका, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 की इधर करो मल्टीप्लाई, 100 हो गया।
ठीक है, ऐसे तो करते हो आप। तो 100 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और -100 करेंगे, 300 में से 100 को लेस करेंगे तो 200 आएगा। तो डीसी की वैल्यू आ गई आपकी 200 अपॉन √3 डीसी। ठीक है, अब देखो, चलो मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, 200 अपॉन √3। ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास अब डीसी मिल गया है, हमें डीसी तो चाहिए था। अब आपको पता है स्पीड निकालनी है आपको, इसकी तो स्पीड निकालनी कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितनी स्पीड लगी, कितनी स्पीड से जा रही है बोट, यहाँ पॉइंट सी से पॉइंट डी तक कितनी स्पीड से गई। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता चल गई डीसी की। तो 200 अपॉन √3 अपॉन टाइम, टाइम कितना था देखो यहाँ पे टाइम लिखा है t इक्वल टू 2 मिनट्स, कहाँ गया 2, ये रहा देखो 2 मिनट्स लगे इसको जाने में। तो 2 मिनट में ही आपको निकालना है, मीटर पर मिनट में निकालना है। ठीक है, तो कोई चेंज करना नहीं है। तो चलिए अब देखो, ये फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी कुछ नहीं होता तो 1 फ्रैक्शन कर लो। ठीक है, 2/1 लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन का रूल पता है, जब आपको डिवीजन में फ्रैक्शन करना होता है, डिवीजन है देखो बीच में ये लगा हुआ है अपॉन लगा, तो फ्रैक्शन ही तो होता है। तो ऐसे उसमें क्या करते हैं, सोल्विंग तरीका क्या होता है, बच्चे भूल कर जाते हैं, बच्चों को, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता कि ये वाला ऊपर वाला जो, ये वाला तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का काम करेगा कैसे, और नीचे वाला फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का काम करेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहेगा, और ये इस अपॉन की जगह कर देते हैं मल्टीप्लाई, और नीचे वाला हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी कि 2/1 है तो 1/2 ले दो इसको। ठीक है, अब इससे इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 100 अपॉन √3। अब 100 अपॉन √3 स्पीड इक्वल टू क्या आ गई, या तो तुम यहां भी छोड़ सकते हो 100 अपॉन √3, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप बच्चे √3 की क्या लेंगे, आप वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, वैल्यू। ठीक है, अब जब वैल्यू लोगे आप, या तो एक तरीका है ये कि √3 को खत्म करने के लिए नीचे से आप √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे का रूट खत्म करने के लिए। तो नीचे से 3 आ जाएगा। ठीक है, पर ये कट नहीं रहे हैं आपस में, जब कट जाते हैं तो जब तो इजी हो जाता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो चलो, क्योंकि कटेगा तो जब भी नहीं, और तुम्हारी मर्जी है, कर सकते हो। वैसे यहाँ भी सीधी सीधी वैल्यू रख दो, स्पीड √3 की वैल्यू दी हुई है 1/1.732, तो यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू, तो 100 अपॉन 1.732, जब वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू रख दो। ठीक है, सीधी सीधी। अब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 लग जाएंगी, 3 1 2 3। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए तो उसको सोल्व कर लोगे, जब सोल्व कर लोगे तो आपकी स्पीड निकल के आएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी 57.73 मीटर पर मिनट। ये तो पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम मिनट में कंफ्यूज हो जाओगे, चलो ऐसे लिख दो, तो मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये दिख रहा है ना पूरा, दिख तो रहा है। 2 में आ रही है, देखिए 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल्स है, एक पोल्स यहाँ पे बनाइए, 2 पोल्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट साइड, इसके अपोजिट एक और पोल है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए AB और इसको नाम दे दीजिए DC। ठीक है, ये दो पोल्स हैं ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे को अपोजिट खड़े, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इनके ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस यानी कि वाइड है, चौड़ी है सड़क, वो 80 मीटर है। इन दोनों के बीच में जो सड़क है कोई, ये 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर करिए, 80 मीटर के हिसाब से थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा DC। ठीक है, ये 80 मीटर सड़क जो है वो चौड़ी है। आगे पढ़िए, फ्रॉम अ पॉइंट इन बिटवीन डैम ऑन द रोड, एक पॉइंट के बीच में जो रोड है इसके बीच में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को लेट कर लो E। ठीक है, ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 and 30 रेस्पेक्टिवली। तो एक इधर को जब पॉइंट E से आप टॉप ऑफ द पोल देखोगे
तो यहाँ पे एक एलिवेशन एंगल बना, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें रेस्पेक्टिवली लिखा तो पहले जो आया उसी की बात कर लेते हैं। फिर 30 डिग्री यानी कि यहां से यहां तक का जाएगा ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आपका जाएगा 60 डिग्री, इस तरह से कीजिएगा। अब ठीक है, ये आपका गया 30 डिग्री, ठीक है। एक 60 डिग्री बना, एक 30 डिग्री बना। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको बेसिकली पोल की हाइट बतानी है और डिस्टेंस बताना है। जो ये ई पॉइंट है, ई से बी तक का डिस्टेंस कितना है और इस ई से सी तक का डिस्टेंस कितना है। तो दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। जितनी हाइट इस ए बी की होगी उतनी ही डीसी की होगी, क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ए बी एंड डी सी आर द पोल्स विच आर इक्वल एंड इन ट्राइंगल के बारे में बता देंगे कि एलिवेशन है इस तरह से, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। सी बी इज अ रोड विच 80 मीटर वाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप 2-4 लाइन लिखेंगे। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं टाइम बचाना है, मैं सीधा शुरू कर रही हूँ। हाँ, हमें चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि दोनों की जो बीच में जो रोड है उसका जो वाइडनेस है, चौड़ी है, वो 80 मीटर, सड़क जो है वो 80 मीटर चौड़ी है, ये आपको पता है। सी और बी तक का डिस्टेंस पता है 80 मीटर, लेकिन हमें ना तो इसका पता है ना ही इसका पता है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें पूरी का पता है तो इस पूरी, अगर हम इसकी निकालना चाहें, बीसी की निकालना चाहें, तो इस बीसी की कैसे निकलेगी? इस 80 में से सीई माइनस कर दो, इस पूरी में से, यानी कि बीसी में से 80 में से क्या माइनस कर दो? सीई माइनस कर दो, तो हमारी ये लेंथ निकल के आ जाएगी। चलिए कर देते हैं, सीई माइनस कर दिया तो हमारी ये लेंथ निकल के आ गई, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं पहले एंगल। इन ट्राइंगल ए, यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में एंगल जो बन रहा है ई पे फॉर्म हो रहा है। एंगल ई बी, ए ई बी में, ठीक है। सो tan ये लगेगा क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन बी। तो P है आपका ए बी और B है आपका BE, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। √3 इक्वल टू ए बी आपको नहीं पता, आपको BE पता है। BE 80 माइनस CE है, CE है, ठीक है। तो यहां से AB की क्या वैल्यू आ गई? AB इक्वल टू आ गया √3 इंटू 80 माइनस CE, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता, अब अगर हम AB और DC को एक साथ दिखा दें तो आपकी CE की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर यहां से कुछ ना कुछ में मिल ही जाएगा, AB की वैल्यू फिर निकल के आ जाएगी इजीली। तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में एंगल tan इन ट्राइंगल DEC, क्योंकि यहाँ पे एक ही बात हो रही है तो एंगल E बीच में लेंगे, ठीक है। तो tan ही लगेगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो P अपॉन बी, P क्या है? DC है, अपॉन EC या CE हमें नहीं पता, एज इट इज लिख दो। आप एक्स वाई करके भी लेट करके कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू DC अपॉन CE। यहां से DC की वैल्यू क्या निकल के आई? DC निकल के आया आपका CE अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंच गए ना ये, ठीक है। हमें पता है कि दोनों पोल्स इक्वल है, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू DC लिख सकते हैं। बाय द गिवन कंडीशन हम वी नो दैट, या सिंस वी नो दैट AB, ये पूरा लिखना पड़ता है बेटा, थोड़ा सा मैं तो नहीं लिख रही हूं। AB इक्वल टू DC, वी नो दैट AB इक्वल टू DC, ठीक है। सो AB की वैल्यू यहां से लिख दो, दोनों कंपेयर कर दो इन दोनों की वैल्यू को। √3 इंटू 80 माइनस CE इक्वल टू CE अपॉन √3, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √3 कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। 3 की √3 में √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा 3 इंटू 80 माइनस CE इक्वल टू CE, ठीक है। CE की 3 की मल्टीप्लाई करो अंदर, जब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये जाएगा आपका 24 माइनस 3 CE इक्वल टू CE, तो ये इधर माइनस में पहुंच जाएगा, 2 CE आ जाएगा, तो 2 CE आ जाएगा आपका 240,
ठीक है, नहीं 4 आएगा, 3 तो जाएगा तो प्लस में जाएगा तो 4 आएगा यहाँ पे, तो 4CE आ गया। तो CE की वैल्यू आ गई आपकी 240/4, कट के आ गया 60। तो CE कितना आ गया आपका 60 मीटर। जब आपका CE निकल के आ गया, ये डिस्टेंस निकल के आ गया, तो BC कितना हो जाएगा, 80 में से 60 को लेस कर दो, तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। और EB यही तो मैं फाइंड आउट करना है, BE इक्वल टू 80 माइनस CE, यानी कि CE की वैल्यू 60 इक्वल टू BE आ गया आपका 20, दिख रहा है मीटर। वैल्यू जरूर लिखेंगे इनकी, यूनिट जो भी होगा। तो BE इक्वल टू 20 मीटर, देखो यस दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करें, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे बस पोल के डिस्टेंस रह गए। पोल के डिस्टेंस बहुत इजी है, ये CE की वैल्यू तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं एक दूसरे के, तो DC आ जाए तो भी ठीक है, एज भी निकालो तो भी ठीक है, तो यहाँ पे रख दो। बाकी बचाओ DC की वैल्यू, पोल की वैल्यू निकालने के लिए DC में रख दो। DC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे DC इक्वल टू CE की वैल्यू 20 आई निकल के अभी, तो 20/√3। अब इस √3 को खत्म कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 की, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो आपका DC इक्वल टू आ गया 20/3, 20 नहीं 60 था CE, सॉरी 20 रख दिया, BE की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, 60 था CE, ये देखो CE की 60 वैल्यू जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। चलिए 60√3, तो 3 से जब 60 को कट करोगे तो DC आपका आ जाएगा 20√3। तो ये पोल, ये मीटर, पोल की हाइट आ गई, DC इक्वल टू AB है, तो दोनों की ही सेम हाइट आएगी, ठीक है, ये वाली, तो 20√3। और जो डिस्टेंस है CB का, ये BE का डिस्टेंस 20 मीटर है और CE का डिस्टेंस 60 मीटर। तो आप इनको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सिंस या हैंस, यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा हैंस, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं। वैसे आप टाइम अपने अकॉर्डिंग बच्चे लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, या चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ। हैंस द पोजिशन, यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद लिखेंगे। हैंस द पोजिशन ऑफ पॉइंट, पोजिशन ऑफ द पॉइंट is at a distance, एक स्टेटमेंट देना पड़ता है ना लास्ट में, is at distance of CE, distance from the pole फ्रॉम द पोल आपका आ जाएगा, ये तो आ जाएगा यहाँ पे CB, CE पॉइंट हो जाएगा, CE आ जाएगा आपका, CE इज 20, जो भी आपका आया है निकल के। CE कितना आया है आपका 60 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट CE इज 60 मीटर, एंड दूसरा क्या था आपका VE था, VE इज 20 मीटर, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ पॉल आर 20√3, यानी कि दोनों की सेम है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, as observed from the top of a 100 meter height lighthouse, क्या है, एक लाइट हाउस है 100 मीटर, ये 100 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू, जबान को क्या हो गया, ट्विस्ट हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, देखो यहाँ पे 2 शिप आ गए हैं, ठीक है। तो यहां से देखो, सपोज दैट एक यहाँ पर शिप है, उसने वैसे कुछ बोला हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 and 45 if one ship is exactly behind the other ship same side
द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये पूछा है, एक शिप यहाँ पे ले लो, एक इसके बिहाइंड ले लो। तो यहाँ पे ले लेंगे आप कौन सा, इसको लेट कर लेंगे पॉइंट ए बी। ये आपका ए बी कोई लाइट हाउस है, यहाँ पे पॉइंट आपका सी है, कोई शिप सी है, और यहाँ पे कोई शिप आपका डी है। तो इस सी से आपको पता है जो ऑब्जेक्ट के पास वाला होता है, ये आपका डिप्रेशन एंगल बन रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन एंगल बन रहा है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, ठीक है। तो टू शिप से जो एंगल बना, डिप्रेशन आपको पता है, डिप्रेशन आपका ऊपर से बनेगा, यानी कि यहां से बनेगा, ठीक है। तो यहां से जब बनेगा, ध्यान से देखेंगे, तो एक तो सी लेवल होगा आपका, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब यहां से एंगल बन रहा है, एंगल जब इसने शिप सी को देखा, शिप यहाँ इस वाले शिप को देखा, तो ये बना आपका कितना डिग्री, आपका बना 45 डिग्री, क्योंकि 45 बनेगा ये एंगल, पहले 30 डिग्री दे रखा है, अब ये 45 बनेगा, ठीक है, 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास वाला है ना, तो 45 डिग्री लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे देख लो, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे जेड फॉर्म कर रहा है, तो क्योंकि एंगल हमेशा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप वैल्यू निकालते हो तो ये आपकी निकलती है किस पे, ये वैल्यू निकलती है आपकी, जो फाइंड आउट होता है क्वेश्चन, एलिवेशन पे। तो एलिवेशन एंगल यहां से ये इक्विवेलेंट अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये इसके बिहाइंड पीछे यहाँ पे सी वाले पे 45 था, और ये है आपका कितना, बाद में ठीक कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, तो ये 30 डिग्री एंगल बना आपका, ये वाला 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये बना 45 डिग्री, चलिए 45 डिग्री। ये कोई शिप डी था, डी से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री का, ऐसे। अब ये कोई यहाँ पे जेड फॉर्म हो जाएगा, ये जितना एंगल ये 30 डिग्री था, इतना ही ये एंगल होगा, देखिए ऐसे ऐसे, तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके पीछे सी शिप है, तो इसका एंगल है आपका 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 डिग्री, अब ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा बाय ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो आपका ये हमने कर लिया, डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। सो अब यहां पर क्या है, बस हमें पता है कि 100 मीटर लाइट हाउस की हाइट दी हुई है। बाकी क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये डिस्टेंस पूछी है, ये वाली डीसी पूछ लिया, ये टू शिप है ना, सी एंड डी, यहाँ पे लिख देंगे लैंग्वेज, लेट सी एंड डी आर द टू शिप्स which and the IB is a lighthouse, height is 100 मीटर। इस तरह से लाइन अपने लैंग्वेज में आप 2-4 लाइन लिख देंगे। डिप्रेशन एंगल बता देंगे कि यहाँ डिप्रेशन बना, फिर ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ ऐसे बना। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रही हूँ, इन ट्राइंगल किसको ले लें, पहले देखो आपको डीसी चाहिए, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन को सेम इस तरह से होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा करा के छोड़ दूंगी। ये वाली हाइट डिस्टेंस चाहिए, डीसी, दो शिप है, डी और सी के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए। यहाँ पे तो हमने स्पीड निकाली थी, लेकिन स्पीड के लिए तो डिस्टेंस निकाली थी ना, तो सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे ये डीसी चाहिए, डीसी के लिए क्या चाहिए हमें, पूरा बी और डी चाहिए, पूरी लाइन चाहिए ना ये, तभी उसमें से इसको लेस कर दोगे, सी बी को लेस कर दोगे, तो आपका डीसी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल किसको ले ले, पहले इसी को ले लेते हैं, पूरी डी भी चाहिए ना। इन ट्राइंगल ए, पहले छोटे वाले को ले लो, इसको बी में से पूरी इसको लेस कर दोगे सी बी को, तो डी से निकल के आ जाएगी। तो उसके लिए दोनों ही एंगल लगाने पड़ेंगे ना। इन ट्राइंगल ए सी बी ले लो, पहले ए सी बी, टैन ही लगेगा, टैन 45 ले लो, क्योंकि परपेंडिकुलर पता है हमें। ये देखो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, टैन इक्वल टू पी अपॉन बी। तो पी है आपका ए बी अपॉन बी क्या है, बी सी। तो यहां से 1 होगी आपकी 45, मतलब टैन 45 की वैल्यू 1 होगी। तो ए बी क्या है आपका 100 है, और बी सी है, और बी सी की वैल्यू यहां से, यानी कि ये निकल के आ गई आपकी 100 मीटर, ठीक है। बी सी आपका 100 मीटर आ गया, ये वाला, ठीक है। अब आप सी बी डी बी में पूरे में देखेंगे, जब पूरे में से इसको लेस करेंगे तभी तो निकल के आएगा डीसी।
तो देखो tan इन ट्राइंगल ADB tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन बी, AB अपॉन PAB है अपॉन बेस क्या है DB, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB 100 है। अब DB निकल के आ जाएगा, देखो DB निकल के क्या आ गया, DB इक्वल टू हो गया इधर पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100√3 आ गया, 100√3 मीटर। ठीक है, ये जरूर लिखना है आपका, जो भी इसमें मीटर में दिया है ना, यस मीटर में ही है। लाइट हाउस की 100 मीटर कहां से आ गई, हाँ दिया हुआ ये रहा, देखो 100 मीटर। ठीक है चलो, तो DB इक्वल टू ये आ गया। तो आपके पास अब DB भी है और BCB भी है, तो अब DB में से BC को लेस कर दोगे, DC निकल के आ जाएगी। DC इक्वल टू क्या, DB पूरी लेंथ माइनस कर दो, BB या BD कुछ भी लिख दो, DB माइनस DC। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप DC इक्वल टू, यहाँ पे लाइन लिख देंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स D एंड C इक्वल टू DC इक्वल टू, इस तरह से। ठीक है, तो DB है आपका 100 इक्वल टू 100√3 माइनस BC है आपका 100। तो देखो यहाँ से 100 कॉमन आ गया, 100 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अब आप खुद करेंगे, 100√3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, माइनस होके जो भी आएगा 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आंसर मैं लिख ही रही हूँ, आंसर है आपका 73.2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे इसको 1 पॉइंट समथिंग करो, ये 0.732 आ जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो DC की हाइट आपने लास्ट में लिख देंगे, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट या शिप D एंड C इक्वल टू 73.2 मीटर। इस तरह से ये तो आप कर ही लोगे, बहुत आसान है। 1 में से 1 माइनस कर दो, चलो वो ही कर गया। लो यहाँ पे क्या बचा, 0.732 बचा, जिसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फटाफट कर लेते हैं। 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है 7 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ये आप ले लेंगे क्या, इसको ले लो, CD कुछ भी ले लो, चलो कभी ले लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन इट्स फीट 45 डिग्री। यानी कि एक तो बिल्डिंग है, ये एक टावर है, ये लो टावर यहाँ पे ले लो। ठीक है, एक क्या है, टावर है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो ये कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना टावर पे, टॉप ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग से, बिल्डिंग के टॉप से टॉप आपका जो एलिवेशन बना फ्रॉम द टॉप, देखो ये पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ये है, यहां से एलिवेशन बन रहा है किस पे, टावर पे, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो एक ये भी तो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ये कितना बना, ये 60 डिग्री बना, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड क्या बोल दिया, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इसके फुट पे यहां पर बन रहा है 45 डिग्री का डिप्रेशन एंगल। तो डिप्रेशन एंगल यहां से बना, यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो यहां से एक जाए, हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही सेम रहेगा, यहां पे जाएगा फुट पे टावर के डिप्रेशन एंगल। ये कितने एंगल, यहाँ पे कितना बना, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है ऊपर वाला एलिवेशन एंगल और नीचे वाला है 45 डिग्री। चलिए अब डिप्रेशन एंगल के एलिवेशन निकालना पड़ेगा, यहीं पे निकालो, ये जी की फॉर्म हो रही है, इसको ऐसे ज्वाइंट कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा, ये एंगल 45 है और ये भी एंगल हो जाएगा 45 बाय ऑल्टरनेट एंगल। ये लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा लाइन। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमें पता है 7 मीटर है, अब इनके नामकरण कर देते हैं। ये AB कोई पोल है, AB
ये क्या है, ए बी कोई पोल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सी डी कोई पोल है, ये सी डी सॉरी बिल्डिंग है, ठीक है। सी डी आपकी बिल्डिंग हो गई, तो ये आपको पता है 7 मीटर है, ठीक है। तो उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट बतानी है, यानी कि ए बी की हाइट बतानी है आपको, ठीक है। अब ए बी की हाइट आपको बताने के लिए आपको दिख रहा होगा, अगर आप ये वाली साइड आपको पता है, अगर आप इसको निकाल लें, ये बेस निकाल लें, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये वाली हाइट इसको ई दे दो नाम, डी बी आपका सी ई के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाली हाइट पता चल जाएगी तो ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, डिस्टेंस, तो आपको सीई की डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है इतना ही ये होगा। फिर इसी से हम इसकी भी निकाल लेंगे और इसकी तो निकल ही जाएगी, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका ए बी निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं, पहले देखेंगे इन ट्राइंगल सी बी डी में, इन ट्राइंगल सी बी, एक लाइन जरूर लिख लेना स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी, सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, सो tan 45, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका ये डीसी अपॉन बेस है डीबी, ठीक है। तो डीसी आपका 7 मीटर है अपॉन डीबी, फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से, 1 होता है tan 45 वैल्यू 1 अपॉन 7 अपॉन डीबी, तो डीबी या बीडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, बीडी निकल के आ जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है। अब जब ये 7 आया है, ये 7 मीटर आया है, तो ये भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है, इतना डिस्टेंस ये है। जब ये 7, ये 7, ये 7, तो ये भी ऑटोमेटिकली 7 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि आपका स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। हालांकि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, क्योंकि हम ऐसे बिना स्केल के बनाते हैं, तो इसलिए हो जाता है। तो पर जब आपको आइडिया लगा लेना, जब ये 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये भी ऑटोमेटिकली 7 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो 7 मीटर ये आपका आ गया। अब आपको बस ये हाइट चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये हाइट निकालने के लिए आपको इजिली पता ही है, बेस पता है आपको 7 मीटर है, तो आपको इससे निकाल ही लेंगे। तो इन ट्राइंगल कितना, इस वाले में देखो, ऊपर वाले में ए सी ई में, तो यहां पर लगा आपका tan ही लगेगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस ही होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए अपॉन बेस सीई, तो ए आपको फाइंड आउट करना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ए फाइंड आउट करना है, नहीं पता, सीई पता है 7 है, तो ए आपका आ गया 7√3 मीटर, ठीक है। तो अब आपके पास बीडी की भी वैल्यू पता है और एई की पता है, तो टावर की पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो चलिए, तो टावर ए डी इक्वल टू ए बी, टावर ए बी इक्वल टू ए बीई प्लस एई, तो ऐड कर दो सब। तो आपको बीई इक्वल टू बीई की वैल्यू क्या है 7 प्लस √AE कितना है 7√3, 7 को बाहर कॉमन ले लो, 7 बाहर लिया तो 1 प्लस √3 आ गया। अब √3 की वैल्यू 1.732 रखोगे, 1 ऐड कर दोगे, 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके इस टावर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। हेंस द हाइट ऑफ द टावर ए बी इज दिस वन, जो भी आएगी, ठीक है। चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इसी टाइप के ही होते हैं, जैसे पेड़ टूट जाता है, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ उनको। देखो, कभी फ्लैग लगा के दे देगा, ये सपोज दैट एक टावर बिल्डिंग है 10 मीटर, हालांकि भी इतना टाइम नहीं मैं सोल्व करा पाऊँ, बहुत टाइम जाता है, और बच्चे ज्यादा लंबी वीडियो देखते भी नहीं है। अगर देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप देखते हो या नहीं देखते हो लॉन्ग वीडियो, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटी ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। चलिए, अब यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सपोज दैट 60 डिग्री रखा, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा देगा, ठीक है, इस तरह से। वैसे मैं स्टार्टिंग में शायद बता दिया था। अब यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एंगल एलिवेशन बना 30 डिग्री का, इस तरह से, ठीक है। तो उस तरह से आपको पूरे फ्लैग की हाइट बतानी है। अभी जैसे भी करा था टावर वाला, पहले इतने की निकालेंगे तो इतना ऐड हो जाएगा, अभी बिल्कुल जस्ट उसी के जैसा था, ठीक है, जो भी करा था ये वाला। उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग था बस, लेकिन ऐड ऐसे ही करना, पहले इतना और फिर प्लस कर देंगे उसको, तो पूरे की
हाइट निकल कर जाएगी। खाली फ्लैग की पूछी है, ओनली इसकी पूछी है, तो इस पूरे में से इसकी लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी पता है, इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, तो पूरे में से इसकी हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो उस तरह से निकल के आ जाती है। पेड़ टूट जाता है, सपोज दैट यहाँ पे कोई पेड़ था, ये पेड़ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना था 60 डिग्री। ठीक है, अभी टूट के गिर गया है नीचे, यानी कि टच कर रहा है फ्लोर को, उसके ग्राउंड को, तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये पेड़ जितना टूट के गिरा यहां से, सपोज दैट, तो जितना ये हाइट होती है, तो उस पेड़ की हाइट पूछ रहा है, तो उस पेड़ की जो हाइट होगी ना, जितना ये हाइट नीचे टूट के गिरी, तो ये इस हाइपोटेनस के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस हाइपोटेनस का फाइंड आउट कर लो, और फिर इस जो भी इसकी हाइट होगी इसकी निकाल के इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ये टोटल हाइट निकल कर आती है 3D की। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जरूर सोल्व आउट करूंगी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।